हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं सारा आकाश उत्तरार्ध का भाग 2। ओके बेटा। तो आपने पिछले भाग में देखा कि प्रभा और समर की विवाहोपरांत बड़ी ही दयनीय स्थिति दिखाई दी गई है, जहां पर समर कुछ कमा नहीं रहा है और प्रभा से बड़ा ही अपेक्षित व्यवहार, उपेक्षापूर्ण ढंग से किया जा रहा है व्यवहार उनके माता पिता और उनके भाई और भाभी के द्वारा। आज तो पूरे मोहल्ले में ये खबर भी पहुंच गई, घर में चर्चा हो गई, फिर मोहल्ले में खबर पहुंच गई कि समर प्रभा से बोलने लगा है। समर इस बात से नाराज नहीं है, बल्कि स्वयं अपने मन को समझाता है कि क्यों वैसा क्यों नहीं कर सकता, आखिर प्रभा उसकी पत्नी ही तो है। आइए चलते हैं भाग 2 की कहानी देखते हैं। भाग 2 में क्या कहा गया है। तो मैंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, तुमने खुद देखा? प्रभा दूसरी ओर देखती रही, बोली खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुन्नी बीवी बता रही थी कि उन्होंने देखा भी था। वह कहती थी कि आपको बताएंगी। जैसे ही मैं साग चढ़ाकर जरा हटी कि भाभी ने मुट्ठी भरकर नमक उसमें डाल दिया। तो दोनों कोहनियों के सारे उठा। मैं हथेली पर अपना गंभीर मुख रखे गहराई में सोचता रहा। उसी तरह पूछा कि तुम पहले दिन हमसे क्यों नहीं बोली थी? आने के दिन ही इतना अपमान क्यों किया? प्रभा एक घुटना उठाकर बैठी थी, दोनों बाहें उस घुटने के चारों तरफ मंडलाकर डाल रखी थीं, दोनों हथेलियां घुटनों पर फैलाकर उस पर ठोड़ी रख ली और फिर इसी तरह बिल्कुल शांत, अविचलित और भाव से मेरी प्रत्येक बात का जवाब दे रही थी। कोठरी के बाहर कल वाली चांदनी की रिमझिम वर्षा भी हो रही थी। दूधिया फुहार का एक आयताकार टुकड़ा तिरछा होकर हमारी चारपाई के पास तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पिछली बात बताने को तैयार किया था। उतार चढ़ावहीन स्वर में कहा, अपमान तो नहीं किया? आपको ऐसा लगा कि मैंने अपमान किया? फिर गहरी सांस लेकर बोली, छोड़ो भी, उन बातों को दोहराने से अब फायदा भी क्या? किस्मत में लिखा था तो हो गया। किस्मत कुछ नहीं प्रभा, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। अब बताओ ना, हम तो इतनी खुशामद कर रहे हैं। मैंने अनुरोध के स्वर में कहा और धीरे से उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका कोमल हाथ ऐसा बेजान और ठंडा था कि मुझे खुद रोमांच हो आया। हाथ उसने यूं ही रहने दिया। मैंने इस बात पर विद्वानों और अनुभवी की तरह धीरे से हंसी। इतना जलाकर अगर जरा सी खुशामद कर भी ली जाए तो क्या हो गया? फिर बिना मुझे जवाब देने की फुर्सत दिए बोली, हफ्तों से जमाने की थकान थी, बहुत बदन टूट रहा था, तबीयत बड़ी उदास थी, जरा सी देर बाद घर की याद आती। फिर मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया तो मन और भी बेचैन हो गया। वही तो यहाँ बातें करने वाली थी। फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में कमबख्त सांवल की बहू जल मरी और भी 2-1 बातें ऐसी हो गई कि रोने के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बोलने का तो कतई मन ही नहीं था। फिर सुना कि आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने की। सारे हौसले तो यूं ही मारे गए। क्या बात करती आपसे? देखो प्रभा, जब बताने बैठी हो तो छिपाओ मत। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। तुमने विश्वास दिलाया है कि साफ साफ बताओगी, फिर अभी से ये चालाकी क्यों करने लगी? मेरा मुलायम और अनुरोध भरा स्वर अनजाने ही कांपकर थरथराने लगा था। आगे बढ़कर मैंने उसकी गोद में सिर रख लिया और चित लेट गया। जाने क्यों मुझे लगता था कि झटक कर मेरा सिर हटा देगी। अब प्रेम जताने आए हैं। एक मानसल उष्णता से मेरे मस्तिष्क की एक शिरा लरज उठी। उन्हें अब रहने दो ना। कोठरी के अंधकार में उसके चेहरे की सिर्फ छाया ही दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे माथे पर 2 जलती बूंदें टपकी तो मैं चिहुक उठा और उंगलियों से उसकी ठोड़ी अपनी ओर घुमाता हुआ स्नेह से डांट कर बोला, यह क्या बेवकूफ़ी है? अब 24 घंटे रोगी? और मैंने हल्के से उसके गाल पर एक चपत लगा दी। उसके होठों पर झलकती लाज खिली मुस्कान मेरी कल्पना की आंखों के सामने साकार हो गई, पर साथ ही मैंने झट अपना हाथ हटा लिया। ध्यान आ गया कि इसी गाल पर इन्हीं हाथों का तमाचा पड़ा था और वह तिलमिला उठी थी। वह भी उस मिट्टी के ढेले के लिए जिसे पंडित ने गणेश बना दिया था। रोशनी होती तो देखता उंगलियों के निशान अब भी हैं या नहीं। लगा प्रभा को भी उस दिन की बात याद आ गई। सक पकाकर मैंने एकदम विषय बदल दिया। अच्छा प्रभा, एक बात बताओ,
ये भाभी और अम्मा तुमसे इतनी नाराज क्यों हैं? प्रभा ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर घूंट भरकर बोली, मुझे क्या पता, हमारी किस्मत में यही लिखा होगा, और क्या कहूँ। देखो प्रभा, तुम्हें मेरी कसम है, इस वक्त मैं जो कुछ सुनना चाहता हूँ मुझे सच सच बता दो। तब से किस्मत विस्मत लगा रखी है, किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, सब झोंको भाड़ में। जिंदगी में पहली बार मैंने भाग्य के विरोध में कहा। यह क्या बुरी आदत है। बोलने की देर भी नहीं हुई कि मेरी और तुम्हारी कस्में चलने लगी। उसने प्यार भरी झुंझलाहट से कहा। उसके दोनों हाथ पहले तो मेरे गरम गरम माथे पर निश्चेष्ट रखे रहे, फिर धीरे धीरे मेरे उलझे हुए बालों में घूमने लगे। जाने कितनी बोतलों का नशा मेरी नस नस में उतरता चला गया। यूं ही उंगलियां चलाती अम्मा बोली, अम्मा बाबूजी को नाराज करने का कारण साफ ही था। लेना देना तो उनके मन में लायक हुआ नहीं। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी। इसमें पढ़ी लिखी होना एक दुर्गुण बन गया। यूं मुन्नी बीबी ने तो इसका खूब प्रचार किया है दबी जवान से। अम्मा ने भी संतोष प्रकट किया कि लाई चाहे कम हो लेकिन बड़ी बहू से लाख दर्जे अच्छी हूँ। देखने सुनने में भी बस तुम्हारी भाभी को नाराज करने के लिए यही दो बातें काफी थी। दिन रात वे अम्मा के कान भरती रहती, मैं सुनती और चुप रहती। कहती, किससे जाकर तुम भी नाराज थे। बहुत बार मन में आता कि मैं सांवल की बहू की तरह आगे गला भर रहा आया। फिर 2-3 बूंदें टपकी, फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर रख दिया। प्यार से डांट कर बोला, खबरदार प्रभा, जो इस तरह की एक ही बात कही। फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर सिर नीचे झुकाया और धीरे से उसके शीतल पपड़ाए होठों को चूम लिया। मुझे लगा मानो जलती ब्रांडी का घूंट मेरी नस नस में झंझनाता चला गया हो। कांपती भर्राई आवाज प्रभा ने कहा, प्रभा बस इस बार इस गलती को माफ कर दो। मालूम नहीं मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था। यह मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती है। आओ आज हम निश्चय कर लें कि हम कभी लड़ेंगे नहीं, कभी भी, चाहे कुछ भी कोई कहता रहे। प्रभा ने अपने गाल से मेरे होठों को दबा दिया और बात टूट गई। आंसू फिर बहने लगे। मैंने झिड़क कर कहा, फिर वही, तुम बड़ी कमजोर हो प्रभा। लेकिन तभी किसी ने जबान पकड़ ली, जो ऐसे ऐसे आंधी तूफान के बवंडरों में नहीं डगमगाई वह कमजोर है। तभी याद आया, कल प्रभा छत पर बैठी बैठी रो रही थी। मैंने रोते हुए पहली ही बार देखा था। सवाल तभी से उठ रहा था कि पूछा, अच्छा प्रभा एक बात और बताओ। उसने यूं ही कहा, तुम कल रो क्यों रही थी? इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें रोते शायद नहीं देखा। जब मैंने चांटा मारा था तब भी शायद तुम नहीं रोई थी। इस बार प्रभा का स्वर कड़ा हो गया। मैं क्या, उस दिन कोई भी खूब रोता। इतनी बड़ी हो गई अभी तक चरित्र पर किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। उस दिन जो सुना फिर सहसा वह चुप हो गई। कुछ देर बाद भावाशिष्ट स्वर में बोली, जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे उसी दिन जहर खा लूंगी। मैं चुप हो गया। लगा उसकी दृढ़ता के आगे मैं बौना हूँ। चिंतित स्वर में कहने लगा, हमारे घर का वातावरण रोज रोज गंदा होता चला जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। फिर उसे सांत्वना देता हुआ सा बोला, तुम भी क्या सोचती होगी पढ़ लिख कर किस कुएं में आ गिरी। सहसा प्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर चुप रही, फिर जाने कहाँ से बोली, मुसीबतें हमेशा ही तो नहीं रहती, तुम पढ़ लिख लो, कुछ तो आसानी हो ही जाएगी। तुम्हारे साथ साथ रहूंगी तो कुएं खाई कहीं भी डर नहीं लगेगा। अकेले पड़ जाने पर जी घबरा उठता है। उसके भीगे स्वर के रोमांचों जो मैंने दिल की गहराई में महसूस किया। अच्छा तुमने तो इतने सवाल पूछ लिया, मैं भी पूछूं? नहीं प्रभा नहीं, मैं तुम्हारे एक भी सवाल का शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। समझ लो कि मैं पागल था उन दिनों, दिमाग ठीक नहीं था। प्रभा का आपसे तुम पर आना मुझे अच्छा लगा। सुबह सुबह मैंने प्रभा से कहा, प्रभा जो हुआ सो छोड़ो, वह सिर्फ मेरी गलती थी। अगर मेरी मजबूरी समझ सकती हो तो मुझे माफ कर दो। हमारे घर की हालत तुम देख ही रही हो, तुम खुद समझदार हो। इन सारी परिस्थितियों में हम लोग कैसे रहे, यह निश्चय भी हमें ही करना होगा। मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। सोच सकता हूँ इतने में मैं क्या बताऊँ, जैसे तुम कहोगे मुझे मंजूर है। बताओ, आज तक मैंने कभी तुम्हारा विरोध किया? मेरी बाह पर सिर रखे छत की ओर देखती रही और बोली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विरोध करो, हम लोग बहस करें और फिर खुद सोच समझकर एक नतीजे पर पहुंचे। कहने को तो मैं कह गया, लेकिन मन के भीतर किसी ने पूछा कि तुमसे विरोध में कही गई बात सुनी जाएगी।
जल्दी से बोला, तुम्हारी सलाह के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगा। घर की सारी परिस्थितियां तुम्हें इस लायक नहीं लगती उन पर बैठकर बातें की जाएं। आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों हो? तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो, फिर वही पढ़ने लिखने पर तानेबाजी। प्रभा का स्वर तेज हो गया। तुम भी अपने घर वालों की ही भाषा में बोलोगे? बताओ, इस पढ़ने लिखने को क्यों ले आए? माँ बाप ने पढ़ा दिया तो क्या करूं? जो कुछ पहला पढ़ा लिखा था सब तो बुला दिया। किसी को घर में आज तक पढ़ने लिखने का घमंड दिखाया। स्वर में नाराजी थी और गले में गीलापन। मुझे अपनी गलती महसूस हुई। इस बेचारी को बिना जवाब देने का अवसर दिया, इस बारे में इतने ताने सुनने पड़े, अब अपने को रोक नहीं पाती। दुलार से उसका मुंह अपनी ओर मोड़कर कहा, तो बाबा यह सब मैं कहाँ कह रहा हूँ? लगता है इतने दिनों की चुप्पी का बदला निकालने का उधार खाए बैठी हो। मुंह से बात निकली नहीं कि काटने दौड़ी। पुरानी शराब की तरह तेज हो गई हो। उसे खुश करने के लिए आगे जोड़ा। आदमी जरा पी ले तो चस्का ही न छूटे और जिंदगी भर नशे में पड़ा रहे। बेरुखी से बोली, इन शब्दों का अर्थ मैं भी जानती हूँ। फिर शायद लगा कि स्वर में तो ज्यादा कड़ाई आ गई है। लजाने का भाव दिखाकर कहा, 2 दिन में तुम तो अच्छे से अच्छे सिनेमा एक्टर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। जो बात कर रहे थे वो चूल्हे भाड़ में गई, लगे ये बेकार की बातें कर रहे। एक्सपर्ट शब्द कानों में खट से लगा। प्रभा शिक्षित है, यह बात इस तरह से दोहराई गई कि इसका अर्थ ही खो गया था। इस शब्द से पहली बार मुझे ध्यान आया था कि वह किसी गांव कस्बे के घिरे वातावरण में रहने वाली नहीं, अच्छे शहरी परिवार की इकलौती लड़की है। माय डियर स्टूडेंट, अब आपको उत्तरार्ध के भाग 2 के दूसरे पार्ट में अगली वीडियो में मिलेंगे। उसे देखना मत भूलिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।